दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं निधि शर्मा जी, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप पे कि रिलेशनशिप की क्या अवस्थाएं होती हैं और किस तरीके से उसको ध्यान में रखा जाए तो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, वो आसानी से चल सकती हैं। इन रिलेशनशिप की अवस्थाओं के बारे में आज निधि जी आपको बताएंगी। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी, और धन्यवाद सबको। हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोग जुड़ पाते हैं आप लोगों से। और सर, मैं बिफोर हम आज के वीडियो की बात करें, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। हमारे पुराने वीडियो को, लास्ट वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया था और एक्चुअली हमें मोटिवेशन मिला कि हमें इस टॉपिक पे और वीडियो बनानी चाहिए। जी जी। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन सर दे दूं फिर बिल्कुल। से। मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ। मैं काम करती हूँ आपकी अपनी इमेज के बारे में, मतलब आप किस तरह से लोगों से व्यवहार रखें, अपना प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। और मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, बहुत तरह के लेवल पे सर काम कर रही हूँ। और अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो सर, जब भी किसी भी रिलेशनशिप की बात आती है तो जो रिश्ता है, रिश्ता अपने आप में बहुत ही एक इमोशनल और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और मुझे बहुत सारे SMS और WhatsApp आए हैं कि मैम एक्चुअली रिलेशनशिप को लेके सबके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कुछ ऐसे टेक्निक या अवेयरनेस की बातें करें जिससे लोगों को हम कुछ हेल्प कर पाएँ उनके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में। तो आज सर मैं ऐसे 4 स्टेप्स के बारे में बताना चाहूँगी जी। एज पर साइकोलॉजी एंड एज पर रिसर्च ने प्रूव किया है कि किसी भी रिलेशनशिप के 4 स्टेजेस होते हैं। अच्छा। उन 4 स्टेजेस वेरी करते हैं ईयर के हिसाब से सब में। सो जो पहली स्टेज होती है उसको यूफोरिक स्टेज बोलते हैं, जो एग्जिस्ट करती है 6 महीने से लेके 2 साल के बीच। मतलब आप जब मिलते हैं तो सर ये ड्यूरेशन ऐसे नहीं बनी है कि किसी 1 साल की रिसर्च नहीं बता रही है। ये मैं अभी एक परसेंटेज की बात कर रही हूँ, मतलब आपके ऊपर हो सकता है आपकी ये स्टेज 6 महीने में आप इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में चले जाएं, पर हो सकता है आप 2 साल में जाएं। सो इट्स एन एवरेज नंबर ऑफ इयर्स जो हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो उसमें क्या होता है सर, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, तो हम उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हम किसी से मिलते हैं तो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, तभी हम सोचते हैं उससे वापस मिलने के लिए। जो इनिशियल का समय है सर, उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम उनके साथ और समय बिताएं, या उनकी गलतियों को भी हम इग्नोर करने लगते हैं। हम कुछ गलती पे हो गए तो वी आर लाइक ठीक है, हम बहुत हम्बल रहते हैं रिश्तों को लेके। फिर जब धीरे धीरे हम नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं, जो कि एक स्टेज होती है जहाँ पर फिर अटैचमेंट होना स्टार्ट होना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो अभी हम समझ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर आता है अटैचमेंट वाली स्टेज, जो कि हमारी नॉर्मली रहती है उन 2 साल के बाद से लेके 5 साल की ईयर्स में रहती है। तो वो 5 साल जो समय होता है सर, वो बहुत ही क्रिटिकल समय होता है। उस समय क्योंकि हम आदमी से 2 साल ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको भी हम पॉजिटिव में ले रहे थे, लेकिन फिर हम इस स्टेज में आके फिर हम उनको थोड़ा बहुत हमें चीज़ें चुभने लगती हैं। तो ये स्टेज जो सर बहुत ही क्रिटिकल स्टेज मानी गई है एज पर साइकोलॉजिस्ट। उनके हिसाब से अगर जो लोग इस स्टेज को पार कर जाएंगे, मतलब हमने 5 साल की भी जो ड्यूरेशन है, आगे जाके हम बात करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तब हम 3rd स्टेज में पहुंचते हैं जो कि 5 to 7 इयर्स की होती है। और एक बार आप ये 7 इयर्स का आपने क्रॉस कर लिया तो सर ऐसा बोलते हैं कि वो रिलेशनशिप फिर आपका लाइफ लॉन्ग रहता है, उसमें आदमी जल्दी पीछे हटता नहीं है। 7 साल वालों, अगर इसको ऐसे समझे कि सांप सीढ़ी जैसा कुछ खेल है। जी सर, अगर वो वहाँ स्नेक जल्दी कट गया तो यू विल कम डाउन, बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे। और 7 साल के ऊपर वाली स्टेज फिर बहुत ही लाइफ टाइम ऐसा रिलेशनशिप है जिनमें बहुत रेयर, मतलब परसेंटेज की बात करें तो हार्डली 10% ऐसे रिलेशनशिप होंगे जिनमें ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, मे बी ड्यू टू सम सिग्निफिकेंट ऑड रीजंस। अच्छा, ऐसे कारण हो सकते। तो अगर इन जो आपने स्टेज बताई, इनको अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो क्या क्या है,
कैसे कितना कितना समय लगता है? सर अगर हम डिटेल में जाएं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम किसी रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ है ज़ीरो से दैट मीन हमारा स्टार्ट होगा, वो 6 महीने या 2 साल तक जाएगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की कोई पास्ट हिस्ट्री है, सपोज किसी का कोई लव अफेयर था, ये कोई नई बात नहीं है, जिस हिसाब से लोग बाहर निकल रहे हैं, एक्सपोजर बढ़ रहा है, सो बहुत कॉमन हो गया। तो पहले हमें ये चीज़ डिसाइड करना या अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि आर वी रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। क्योंकि सर हम एग्ज़ाम में जाते हैं किसी, अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे रिश्ते हैं, किसी भी रिश्तों को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को आप प्रिपेयर करें कि आर वी रेडी फॉर दैट रिलेशनशिप, राइट सर? वो बहुत ज़रूरी। तो रेडी कैसे फील होगा? जब आप सपोज आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या आप बहुत दुखी रहते हैं, तो पहले तो आप किसी जंप नहीं करना चाहिए सडनली किसी नए रिश्ते में। पहले आपको अपने आप को थोड़ा स्टेबल करना चाहिए, समझना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, समय देना चाहिए कि क्या कारण थे हमारे पुराने रिश्ते में जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ या ब्रेकअप हुआ, क्योंकि ये ही हमारी लर्निंग है। वो चीज़ें अगर हम बार बार दोहराएंगे तो हम खुद को ही दुखी बना, वही दिक्कतें बार बार आएंगी। तो हमें अपना सेल्फ रिव्यू करना, अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स आई, कहाँ मेरी गलतियाँ हो सकती थी। बैठ के एक्चुअली थॉट देना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। जब हम ये देना स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे कि नहीं, नाउ वी आर रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, दैट मीन ये एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो हमें उस तरह से उस नए रिश्ते को ट्रीट करना चाहिए। और 2-3 चीज़ें हैं सर जो बहुत हमें ध्यान देनी चाहिए। जो हमारा 0 to 6 या 6 मंथ्स से 2 साल का समय है, गो वेरी स्लो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज हम अभी किसी से इंगेज हुए या मिले या बहुत सारी चीज़ें हुई, वी ट्राई टू गो वेरी फास्ट कि नहीं अच्छा ठीक है, उसको ये पसंद है, हम भी यही पसंद, हम खाने लगेंगे, उनको वो मूवी देखना पसंद है तो हम भी मूवी देखने लगेंगे। लेकिन क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आप जो अंदर से, मतलब जो आपकी इनर इमेज है, अपना सेल्फ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चीज़ें करने लगते हैं, तो वो चीज़ें बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं सर। क्योंकि वही चीज़ें फिर कुछ समय बाद आपको खुद को ही चुभने लगती हैं। आपको लगेगा अरे मैं क्यों जाऊँ, टाइम मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यू नो। तो किसी चीज़ को समय देना बहुत ज़रूरी है। वो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि समय के अभाव की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, हाँ। दूसरा बहुत ज़रूरी है सुनना, एक अच्छे लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, राइट, और दूसरों की कई बातों पे भरोसा कर लेते हैं। हम अपने जिनके साथ हम जुड़ने वाले हैं, दोस्त बन रहे हैं अच्छे, हम ये नहीं सोचते कि हम उनसे डिस्कस करें, हम उनसे ना डिस्कस करके मन में ही अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने ऐसा बिहेव किया, या उनकी बात सुननी ही नहीं है कि क्या कारण था। हमने खुद ही सारी कहानी अज्यूम कर ली कि नहीं ऐसा ही था, इसलिए ये लेट हुए आप, या मे बी यूवर, आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, आप कहीं मे बी एक मॉडल हैं, आप रैम्प पे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैजेंट था, बट आपके फियांसे आए नहीं, तो आप बहुत गुस्सा है उनसे कि क्यों नहीं आए आज, आप अपने ऑफिस से मेरे लिए इतना समय नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया कि वो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया या मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। रादर आपको सुनना चाहिए कि क्या कारण था। तो सर सुनना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। तीसरा, एक इनिशियल स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसा मैंने पहले बोला कि हम सडनली जंप नहीं करना चाहिए कि हाँ हम भी यही एक्टिविटी करें। आपको अपनी जो कार्य हैं वो निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना निरंतर रूप से। जैसे सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी से इंगेज हुई, तो मैंने क्या किया, एकदम से मैं सुबह शाम फ़ोन पे बात करूँ, अच्छा बेबी खाना खाया, आपने ये किया, वो किया, ये किया, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी की लाइफ में सडनली ही एंटर कर लिए और कुछ ज़्यादा ही यू आर ट्राइंग टू टेक अ होल्ड ऑफ एवरीथिंग, कैप्चर करना चाहते हो, तो वो रॉन्ग अप्रोच है। और सिमिलरली आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपको इनिशियली बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप अपने को एक सोचते हो कि अरे मैं कहाँ फंस गए, कहाँ बंध गए। तो स्पेस देना सर बहुत ज़रूरी है। तो जो इनिशियल के है, अगर ये 2-3 चीज़ें जो हमने भी डिस्कस की, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, सो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल, मतलब जो अटैचमेंट वाले लेवल पे आप तभी पहुंच पाते हैं सर। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। कई बार देखा गया कि जब कोई भी नई रिलेशन शुरू होती है
तो एक दूसरे पे इतना ज़्यादा हावी हो जाते जी हैं जी बहुत होता है। कि फिर उनको लगता है कि आप किसी अपने इस फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते। आज की जो दुनिया है वो एक अलग दुनिया है, जी सर। जिसमें आपको बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में से फ़र्क करना पड़ता है, और समाज का भी एक अलग नज़रिया जी है। जी। तो इन सब को लेके साथ चलना है। सर देखिए क्या होता है, जैसे अभी एक बात आई बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो ये जो परिभाषाएं हैं और कुछ चीज़ें होती हैं कि समय के साथ बदलाव आना ज़रूरी है सब चीज़ों में। सपोज़ हम ऐसा मेरी ही एक क्लाइंट है, उनके साथ हुआ एक्चुअली। उनकी बहुत अच्छी, जैसे मेल क्लाइंट है, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बचपन की दोस्त है, लेकिन अब वो दोस्त थी लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट उनके जीवन में बहुत ज़्यादा था कि अच्छा कपड़े तक की नहीं अपनी दोस्त की पसंद के पहन रहे हैं। लेकिन जब शादी के फेज़ पे आए वो, तब शादी के फेज़ में आके प्रॉब्लम क्या हुई कि उनकी जो होने वाली बीवी थी, उनको बुरा लगने लगा कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों है। इनिशियली तो उनको लगा हाँ, उन्होंने बहुत ऐसा दिखाया कि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत मॉडर्न दिखाने के लिए शी वाज लाइक कि नहीं अच्छा है, उनकी फ्रेंड है, उनको बहुत एंटरटेन किया, उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट किया। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, जैसे जैसे वो 6 महीने पूरे हुए, उनको वही चीज़ें बहुत बुरी लगने लगी। तब जो वो मेरे क्लाइंट थे, वो इसके लिए मेरे पास आए कि मैम अब इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो ये बहुत ज़रूरी, मैंने उनको बोला देखिए क्या होता है, गाड़ी हमेशा एक गियर पे नहीं चलती है, गाड़ी के गियर बदलने बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली हमें जीवन में भी बदलाव लाने बहुत ज़रूरी है। अब जो आपकी बचपन की फ्रेंड हैं या उनको गर्लफ्रेंड नहीं है, आप उनको दोस्त मानते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में एक दूसरी महिला आ रही है तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक है इस समय के बाद। वो चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते और आपको एक बैलेंस करना आप स्टार्ट कर देना चाहिए कि कहाँ पर आपको किस चीज़ को कट ऑफ कर देना है। क्योंकि आप जब किसी से शादी करने वाले हो, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और एक दोस्ती का रिश्ता अलग रिश्ता होता है। ठीक है, शायद इसीलिए कहते हैं कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकता। बहुत सारी फिल्मों में बोला गया है सर। इसका तो क्या लॉजिक है? एक्चुअली जो हमारा कहते हैं ना, जो हमारा साहित्य या मीडिया है वो समाज का ही दर्शन है, तो वो सही है। वो प्रयोगों के बाद ही ऐसी पिक्चरों में भी दिखाया जाता है। सर लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको लड़का लड़की बना के एक अलग चीज़ों में देख रहे हैं। अगर हम देखें कि दो ह्यूमन बीइंग्स अच्छे दोस्त हो सकते हैं तो ऑफ कोर्स वो हो सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं वो एक लड़का है, वो एक लड़की है, और हमारा नजरिया वैसा है। वो एक फीमेल नजरिए का अंतर है सर, नजरिए का अंतर है सर, अट्रैक्शन की बात नहीं है, नजरिए का अंतर है। हम समाज में लड़का लड़की को देख रहे हैं कि वो दोस्त नहीं है, वो लड़का लड़की है और वो दोस्त है, हम देख रहे हैं। तो वो नज़रिए का सर बहुत बड़ा अंतर है, और ये परिवर्तन लाना थोड़ा कठिन कार्य है। और यही ऐसे रिश्ते हैं जो शादी के बाद, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज हो, बहुत दिक्कतें असर डालते हैं, बहुत असर डालते हैं सर। इवन शादी के बाद जैसे नई नई शादी होके आते हैं, और हम पहले तो गुडी फीलिंग होती है जो हमारी 6 महीना 2 साल वाली होती है कि हर चीज़ अच्छा है, नया है, घूमने जा रहे हैं, खा रहे हैं, वीकेंड पे घर में खाना नहीं बन रहा है, हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड हैं, घूम रहे हैं रिश्तेदारों के, मतलब हर जगह से सब अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या होता है फिर जब ग्रेजुअली आप रिलेशनशिप में इसमें आगे बढ़ते हैं तो लोगों की फिर आपके साथ साथ लोगों की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके रिलेशनशिप में बढ़ती हैं। सिमिलरली घर वाले सोचेंगे कि अब इनका फैमिली में एक्सपेंशन होना चाहिए, कुछ एडिशंस होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्योंकि मैंने जैसा पहले बोला कि अपनी जो चीज़ों को उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकली लेडीज़ क्या करेंगी, सपोज उनकी लोकेशन चेंज हुई शादी के बाद, उन्होंने कहा नहीं अभी तो सब कुछ अच्छा है, फाइनेंशियली एवरीथिंग इज गोइंग गुड, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम घर में ही अच्छे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, मेड्स हैं, सोसाइटी रिलेशन से दूर हो जाते हैं। लेकिन सर ये जो 2 साल के बाद का पीरियड है ना, तब बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपने पार्टनर से वही बनी रहेगी। वो हम चाहेंगे कि हमारा पार्टनर हर दिन हम जल्दी आ जाया करे, हर वीकेंड पर हमको घूमने ले जाना चाहे करे। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स हैं हमारे, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, इमोशनल कमिटमेंट्स हैं, सोशल कमिटमेंट हैं, उनको पूरा करने के लिए ट्रैवल भी करना पड़ेगा काम के लिए, हो सकता है लेट भी आए। हाँ, और आपके पास घंटे 24 ही हैं सर। तो अगर हम फ्री हैं
और हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल सेम है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही सर। क्यों? क्योंकि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमने तो यही सोचा कि नहीं भी। तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ही नहीं हमें काम करना चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव, बल्कि एक इंगेज रखना, अपने ब्रेन की एक्टिविटी को बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और वो आपकी अल्टीमेट पर्सनालिटी और सोचने के नज़रिए में बहुत बड़ा सर परिवर्तन लाता है। एक सवाल है कि अगर एक और लड़की है और एक लड़का है तो आसानी से एडजस्ट कौन करता है? लड़का जो फ्रेंड है वो, यानी जो उसकी लड़की की शादी हो गई, या लड़की जो उसके लड़के दोस्त की शादी हो गई और उसकी पत्नी के साथ? तो सर मैं इसका जवाब 2 एंगल में देना चाहूँगी। अगर बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हर एक व्यक्ति की, चाहे लड़का हो या लड़की, यिन एंड यांग 2 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं। चाइनीज थ्योरी है सर, यिन का मतलब होता है मोर फेमिनिन साइड ऑफ योर ब्रेन इज एक्टिव, मतलब आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत क्रिएटिव है। यांग मतलब आप थोड़ा मैस्कुलिन है, बहुत पावरफुल है। और ये फीमेल के केस में भी होता है, मेल के केस में होता है। मतलब एक फीमेल यांग भी हो सकती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकती है, हो सकता है वो उतनी ऑर्गेनाइज ना हो। तो इन दैट केस मेल हो सकता है, अगर मेल के अंदर यिन की क्वालिटीज है, मतलब फेमिनिन उसके अंदर ज़्यादा है। आई एम नॉट टेलिंग कि वो दिखने में है, इट इज़ अबाउट योर क्वालिटी, योर पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मेल के अंदर है तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा और एडजस्टेबल रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरा एंगल देखें, एक सोशल एंगल की बात करें, तो नॉर्मली ऐसा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फीमेल्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स सिखाते हैं कि बेटा घर में जा रहे हो तो थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। लेकिन मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी, जैसा मैंने पहले बोला, कि किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आपको किसी से मिल के खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है तो सर वो पहला इंडिकेशन है, जो हमें नेचर, एक इंस्टिंक्ट होता है ना, कुछ चीज़ें इंस्टिंक्ट होती हैं, वो कहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई ऐसी लिपि नहीं है, ना कोई उसका टेस्ट है। क्योंकि सर लव मैरिज में भी डिवोर्स के केसेस आजकल आई थिंक मैक्सिमम हो गए हैं। तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं ना, उनको समझना बूझना बहुत ज़रूरी है। एक वाइब्स होती है, जब आप किसी के साथ हो, आपको उनके साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है तो ऑफकोर्स आप उनके लिए कुछ भी चीज़ें अगर सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बट अगर सोशली पूछा जाए तो लड़कियों से ज़्यादा सर एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये थी रिलेशनशिप की बातें जो निधि जी ने एक रिसर्च के बेस पर आपको समझाने की कोशिश की है। और इन बिंदुओं का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। और रिलेशनशिप के साथ ही साथ जो शादी के पहले के हमारे दोस्त हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके साथ भी एक बाउंडिंग बनी रहेगी। और अगर इन चीज़ों को आप नहीं संभाल पाएंगे तो वहीं दिक्कतें होंगी। हम लोग और नए टॉपिक पे बात करते रहेंगे, आप देखते रहिए। और अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। निधि जी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया कि आप लोग इतने समय तक हम लोगों को देखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।